you by Kuku FM. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 7 सितंबर है और आज की तारीख का संबंध है 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट के सामने हुए उस बम विस्फोट से, जिसमें 17 लोग मारे गए थे और 80 के करीब घायल हुए थे। साल 2011 का वो बुधवार का दिन था, यानी वॉकिंग डे। दिल्ली के शेर शाह सूरी रोड पर स्थित हाईकोर्ट में भी चहल पहल शुरू हो गई थी। गेट नंबर 5 पर सैकड़ों लोग जमा थे जिनके केस की सुनवाई होनी थी। वैसे लोग अंदर जाने के लिए मिलने वाले पास के लिए लाइन लगाए हुए थे। सुबह के ठीक 10:15 बजे यहाँ पर एक जोरदार धमाका हुआ। चहल पहल भगदड़ में बदल गई। शुरुआत में, जैसा अमूमन ऐसे हादसों में होता है, किसी को कुछ नहीं पता चला और घटना का स्तर कितना बड़ा है इस बारे में भी अंदाज़ा नहीं लगा। लेकिन धीरे धीरे वकीलों से गुलजार रहने वाला अदालत का परिसर खाकी वर्दी, एम्बुलेंसेस और मीडिया के कैमरों वाली सुनसान भीड़ का गढ़ बनता गया। शुरू में ही पता लग गया कि 11 लोग मारे गए हैं, लेकिन बाद में मृतकों की संख्या बढ़कर 17 तक चली गई। घटना का दिन और टाइमिंग काफ़ी टैक्टिकली चुने गए थे। बुधवार का दिन PIL दायर करने का दिन होता है, इसीलिए भीड़ और दिनों की तुलना में कुछ ज़्यादा होती है। साथ ही केवल समय ही नहीं, लोकेशन का चुनाव भी हादसे की लंबी प्लानिंग की ओर इशारा कर रहे थे, क्योंकि उच्च सुरक्षा क्षेत्र होने के बावजूद वहां पर कोई CCTV कैमरा उस समय तक नहीं लगा था। पता चला कि कथित तौर पर यह बम अमोनियम नाइट्रेट और पेंटा एरिथ्रिट्रोल टेट्रानाइट्रेट PETN का एक संयोजन था। मतलब आसान शब्दों में कहें तो ये एक हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट के वास्ते या महत्तम नुकसान और मौतों के वास्ते प्लांट किया गया बॉम्ब था। एक्सप्लोसिव भी उसी तरह से चुना गया था, जगह भी और दिन भी। उस वक्त केंद्रीय गृह सचिव RK सिंह ने बताया, विस्फोट मध्यम से उच्च तीव्रता का था और इससे दिल्ली उच्च न्यायालय के गेट 4 और 5 के बीच वाले इलाके में एक गहरा गड्ढा बन गया था। प्रथम दृष्टया ये एक आतंकवादी समूह द्वारा स्थापित इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस IED लग रहा था। IED, जैसा कि कई दर्शक जानते ही होंगे, जुगाड़ वाला बॉम्ब। 13 सितंबर 2008 के बाद राजधानी दिल्ली में हुआ ये सबसे भीषण आतंकी हमला था। 3 साल पहले सितंबर के ही महीने में हुए पिछले सीरियल ब्लास्ट में 25 लोग मारे गए थे। तब करोल बाग, कनॉट प्लेस और ग्रेटर कैलाश में धमाके हुए थे। जांच और न्यायिक प्रक्रिया क्या रही, अब इस पर चलते हैं। शुरुआती जांच से पता चला कि इस घटना में हुजी यानी हरकतुल जिहाद अल इस्लामी का हाथ था। दरअसल एक ईमेल में दावा किया गया था कि हुजी ने 2001 में संसद में हुए हमले के दोषी अफजल गुरु को मिले मृत्युदंड के जवाब में यह विस्फोट किया था। लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री P चिदंबरम ने लोकसभा में कहा कि अभी इस नृशंस हमले के पीछे किसी आतंकवादी समूह की पहचान नहीं हो पाई है। साथ ही खुद अफजल गुरु ने 2 दिन बाद ये बोलकर खुद को हमले से अलग किया। मैं परेशान हूं कि इस सिलसिले में मेरा नाम बेवजह घसीटा जा रहा है। कुछ एजेंसियां मेरा नाम लेकर गंदा खेल खेल रही हैं। ये पहली बार नहीं है कि इस तरह के जघन्य अपराधों के लिए कुछ शरारती समूहों द्वारा मेरा नाम घसीटा गया हो। ये एक रूटीन सा बन गया है कि जब भी ऐसे विस्फोट हो तब मेरा नाम घसीटने की कोशिश की जाए, ताकि मेरे खिलाफ जनमत तैयार करके मुझे बदनाम किया जा सके। ये कायरतापूर्ण कृत्य है और इसकी सभी को निंदा करनी चाहिए। कोई भी धर्म निर्दोषों की हत्या करने की अनुमति नहीं देता है। घटना के अगले दिन यानी 8 सितंबर को मीडिया और न्यूज़ एजेंसीज को एक मेल मिला। इसमें इंडियन मुजाहिदीन ने हमले की जिम्मेवारी ली और साथ ही ये भी कहा कि आने वाले मंगलवार को ऐसे और भी हमले होंगे। बहरहाल विस्फोट की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को सौंपी जा चुकी थी। NIA प्रमुख SP सिन्हा ने घोषणा की तब कि 20 अधिकारियों की एक टीम इस मामले की जांच करेगी। मालूम पड़ा कि हुजी वाला मेल जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के एक इंटरनेट कैफे से भेजा गया था। दूसरी तरफ इंडियन मुजाहिदीन वाला दूसरा मेल एक होक्स मेल पाया गया, फर्जी मेल, जिसे अहमदाबाद के एक युवक ने भेजा था और उसने ये बात कबूल भी की। NIA का पूरा फोकस पहले वाले यानी हुजी वाले मेल पर हो गया। 2 हफ्तों के भीतर NIA ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से 2 कक्षा 11 के स्टूडेंट्स थे, यानी नाबालिग, और तीसरा व्यक्ति एक 30 साल का युवक था। तीनों किश्तवाड़ से थे। इनका विस्फोट में कोई बड़ा हाथ नहीं बताया गया, सिर्फ भेजी गई ईमेल को ड्राफ्ट करने के अलावा। हालांकि 30 साल का आरोपी आमिर अब्बास देव बाद में अप्रूवर यानी सरकारी या इकबाली गवाह बन गया और उसे न्यायाधीशों ने माफ़ी भी दी। लेकिन अभी टाइमलाइन को फॉलो करें तो घटना के करीब 1 महीने बाद NIA ने किश्तवाड़ के वसीम अकरम मलिक नाम के एक मेडिकल छात्र को भारत बांग्लादेश सीमा से गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले पटना से भी एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया था। NIA ने दावा किया कि गिरफ्तार किए गए लोगों के आतंकवादी समूह हरकतुल जिहादी अल इस्लामी
फौजी से मजबूत संबंध हैं। एनआईए द्वारा अगले साल माने 2012 के मार्च में कुल 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। इन 6 आरोपियों में से एक नाबालिग भी था। वसीम अकरम मलिक और कोर्ट के अप्रूवर बने आमिर अब्बास देव की बात तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। बाकी 3 आरोपी वसीम का भाई जुनैद अकरम मलिक जो हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी था, शाकिर हुसैन शेख और छोटा हाफिज और आमिर कमाल एनआईए के हत्थे नहीं चढ़ पाए थे। 2012 में ही 6 अगस्त को किश्तवाड़ जिले के त्रोथिल इलाके में 2 आतंकवादी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, आमिर अली और मोहम्मद शफी उर्फ साकिब। किश्तवाड़ के डीआईजी ने दावा किया कि आमिर अली दिल्ली उच्च न्यायालय विस्फोट का मुख्य आरोपी था। इधर एनआईए ने कोर्ट को एक सुनवाई के दौरान बताया कि इंटरनेट का शौकीन वसीम मलिक उन नेतृत्वविहीन जिहादियों में से एक है जिसने हिजबुल मुजाहिदीन और अन्य संगठनों के आतंकवादियों के साथ साजिश रची और इस कायराना और अमानवीय आतंकवादी कार्रवाई को अंजाम दिया। बाद में स्पेशल एनआईए कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता के तहत मलिक के खिलाफ आपराधिक साजिश, हत्या के प्रयास और जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने के मामलों में आरोप तय करने के आदेश दिए। उसके खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय करने के भी आदेश दिए गए। लेकिन देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप पर विशेष न्यायाधीश एच.एस. शर्मा ने कहा, इस अपराध के लिए इस मामले में आरोपी के खिलाफ जो भी उपलब्ध है उससे ज़्यादा कुछ होना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि दिल्ली उच्च न्यायालय के बाहर एक बम विस्फोट हुआ था और ईमेल में अफजल गुरु की रिहाई का संदर्भ था, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने संबंधी अपराध नहीं बनते। 2014 में वसीम अकरम मलिक द्वारा दायर की गई 5 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, आपराधिक मामलों की जांच में पुलिस की सुस्ती के चलते न्याय प्रणाली कोलैप्स हो रही है। मलिक ने इन याचिकाओं के माध्यम से कोर्ट से जमानत की मांग की थी, इस आधार पर कि पुलिस जांच पूरी करने और 90 दिनों के भीतर निर्धारित अवधि में आरोप पत्र दाखिल करने में विफल रही है, जबकि बाद में 90 दिनों की अवधि को बढ़ाकर 180 दिन भी किया गया था। कुल मिलाकर हाईकोर्ट के इस फैसले से साफ था कि इस केस में बहुत लंबा समय लग रहा था और आगे भी तेजी आने की संभावना कम ही थी। बहरहाल आइए अंत में विक्टिम्स के हाल भी जान लिए जाएं। घटना के 6 साल बाद यानी 11 सितंबर 2017 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने अदालत के एक अधिकारी को पीड़ितों की दुर्दशा पर गौर करने का निर्देश दिया था। पीड़ितों में से एक संगीता अशोक द्वारा दायर की एक अपील की पृष्ठभूमि में अदालत ने निर्देश दिए थे। संगीता 7 सितंबर के ब्लास्ट में मारे गए अशोक कुमार शर्मा की पत्नी है। मिंट की खबर के अनुसार 3 बच्चों की मां संगीता ने इस अपील के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया कि विस्फोटों में उनके हुए नुकसान के बाद उनका परिवार बिखर गया था। 6 साल बीत जाने के बावजूद उनके पति की पेंशन का मामला तब तक अदालत में लंबित था। दूसरी तरफ वो अपने बेटे का दिल्ली यूनिवर्सिटी में फॉर्म सही ढंग से भर नहीं पाई थी और बेटे के फॉर्म में बदलाव करने के बावजूद विश्वविद्यालय ने उनके अनुरोध को नज़रअंदाज किया था। साथ ही संगीता ने बताया कि अदालत के बाहर पीड़ितों की स्मृति में स्थापित संगमरमर की प्लेट भी टूट गई है और जर्जर अवस्था में पड़ी है। ये सिर्फ एक पीड़ित की दास्तां है और उस दिन याद कीजिए कि परिवार 17 बिखरे थे, 17 से कहीं ज़्यादा लोग जख्मी हुए थे, उनके परिवार भी कितनी तकलीफ में थे। यूं हम एक बात को दोहराकर आज के शो को अंतिम विराम देते हैं। कोई भी आतंकी हमला एक कायरतापूर्ण कृत्य है और इसकी सभी को निंदा करनी चाहिए। कोई भी धर्म निर्दोषों की हत्या करने की अनुमति नहीं देता है। यह था आज का तारीख। कल फिर आपसे मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए विदा। लेकिन विदा फाइनल करने से पहले एक निवेदन, अगर आप मिस कर रहे हैं सौरभ द्विवेदी को तो उन्हें आप ये पूछते हुए देख सकते हैं वीडियोज़ में कि क्या हाल है यूपी, और उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा हमारा नया चैनल जिसका नाम है ललन टॉप यूपी। यहाँ पे आप हमारी पूरी ग्राउंड कवरेज देख सकते हैं जो यूपी के संबंध में हो रही है। कई नए शोज हमने प्लान किए उत्तर प्रदेश चुनावों के मद्देनज़र, वो भी आपको यहाँ सब मिलेंगे। और मिलेंगे कैंडिड व्लॉग्स जिसमें रिपोर्टर्स बताते हैं कि उनके दिन भर का अनुभव कैसा रहा। ये सारा कॉन्टेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ ललन टॉप यूपी को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।